हाय फ्रेंड्स, आपने मेरे लास्ट वीडियो में जरूर देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग में क्या फर्क होता है। आपको समझा ही होगा। अभी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक अमेजिंग वीडियो में लेके आया हूं। मैं हूं आपका इन्वेस्टमेंट दोस्त रितेश। चलो शुरू करते हैं। 1 सितंबर 1950, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन पूरे भारत को एक रिस्क से प्रोटेक्शन देने वाली एक कंपनी बनी थी और रजिस्टर्ड हुई थी। और उस कंपनी का नाम शायद आपने सबने सुना ही होगा क्योंकि वो कंपनी हमारे दिल के बहुत करीब है। क्यों? क्योंकि हमारे फैमिली को प्रोटेक्शन देने वाली या काइंड ऑफ हम लोग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है ऐसे दिखा के लोगों से पैसा लेने वाली अगर कोई कंपनी है तो वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मैं इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? शायद से आपने समझ लिया होगा कि मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो कंपनी है इसने अभी रिसेंटली मतलब 4 मई 2022 को अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाया था, जो 9 मई 2022 को खत्म हो गया। शायद से आपने भी उसके आईपीओ के लिए अप्लाई किया होगा क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही थी उस आईपीओ की। पहले जब ये लाने की कोशिश की गई तब यूक्रेन वॉर आ गया, दूसरी बार और कुछ प्रॉब्लम, तीसरी बार और कुछ प्रॉब्लम, और जब ये आया एक्चुअली तब एक्सिस म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम हो गया। तो इस आईपीओ का लक्ष्य शायद से खराब था, तो इसके लिए आते आते बड़ी देर कर दी मेहरबान। सो लेट्स टॉक अबाउट द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ द कंपनी. Company introduced their shares into the market between the price band of 902 to 949. So those who applied, they applied between this price band 902 to 949. This particular initial public offering oversubscribed by 2.95 times. Some experts agreed that it was below expectation. GMP of this company is rupees 36. So GMP is really very low for this company. But those who are a policy holder, they supported this IPO a lot because policy holder oversubscribed it by 6.12, that is 12 times, and employee oversubscribed it by 4.4 times. So overall, not as per expectation, but this particular IPO oversubscribed. Now you might be thinking that what to do with this IPO. I mean to say, if the shares got allotted to me, then what to do with the shares? Whether to book listing gain and take away money, or whether to invest it for a long period of time. Many of you must be confused. So my take. I personally feel we have to understand the company before keeping the company's share for a long period of time, or I mean to say for the purpose of investment. Life Insurance Corporation, how it earns money. That's an amazing thing to understand. So from 1950, मैंने just थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 1 सितंबर 1950 में ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। 1 सितंबर 1950 से 1999 तक this company had a monopoly in Indian market. After 1999, IRDA, Insurance Regulatory Development Authority, this particular regulatory body, allowed number of private sector companies to sell their insurance in Indian market. तो इस कंपनी की मोनोपोली 1999 के बाद चली गई। Having said that, आज भी इस कंपनी की नियर मोनोपोली है इंश्योरेंस सेक्टर में। अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात की जाए तो टोटल पॉलिसी जितनी बिकती है उसमें से 81% पॉलिसीज इस कंपनी से बाय की जाती है, और अगर टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो 75% रेवेन्यू इस कंपनी के पास आता है। जो भी पैसा आता है ये कंपनी नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है। तो ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है, ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है, ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में है।
दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टर अगर कोई है इंडिया में तो वो है LIC। अभी ये कंपनी जो पैसा कमाती है वो काफी अच्छी रेट पे कमाती है, और जो भी पॉलिसी होल्डर सरवाइव करता है उसको जब सर्वाइवल बेनिफिट्स दिया जाता है तब सिर्फ 6% के हिसाब से दिया जाता है। मतलब कमाने का अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 11-13% रहेगा CAGR, और देने का अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 6% रहेगा। पैसा कौन लगा रहा है? पॉलिसी होल्डर। तो मतलब जब आप LIC से पॉलिसी लेते हो तो उस LIC के पॉलिसी का पैसा LIC बराबर से इन्वेस्ट करती है, अपना एक पोर्टफोलियो बनाती है और बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाती है। इसके लिए LIC के पास फ्री कैश फ्लो बहुत पड़ा हुआ है, काफी पैसा पड़ा हुआ है, तो LIC बहुत प्रॉफिटेबल है। बट इसका जब IPO आया तो IPO रॉन्ग टाइम पे आया, क्योंकि अगर आप एक लास्ट महीने से देख रहे होंगे तो मार्केट बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है, और इसके लिए जो बैंक से इस IPO को आना चाहिए था उस बैंक से ये IPO आया नहीं। तो शायद से जो लोग लिस्टिंग गेन लेके निकलना चाहते हैं, मेरे ख्याल से उनको इस पर्टिकुलर शेयर में अगर उनको ये IPO अलॉट हुआ तो इस पर्टिकुलर कंपनी में रुकना चाहिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म इस कंपनी में, इस शेयर्स में अगर आप रुकेंगे तो आपको अच्छा खासा गेन मिलेगा, अच्छे डिविडेंड्स भी मिलेंगे। हाँ, बट एक बात अंडरस्टैंड करने जैसी है दोस्तों, इस कंपनी ने अपने सिर्फ 3.50% शेयर्स ही पब्लिक के लिए दिए हैं, मतलब काफी कम परसेंटेज है। बट हालांकि इस कंपनी के अगर हम लोग प्रॉफिट के बारे में बात करें, बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो बहुत स्ट्रांग है। तो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, वेल एंड गुड। इस कंपनी में मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, वेल एंड गुड। इनफैक्ट जिसको IPO नहीं मिलेगा वो अगर सेकेंडरी मार्केट से ये शेयर्स बाय करना चाहता है तो वेल एंड गुड। पर मेरे ख्याल से आप अगर शॉर्ट टर्म गेन लेके और लिस्टिंग गेन लेके आप अगर इससे निकल जाओगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो मेरा कॉल ये है कि आपको इस कंपनी के शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए रखने चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बातें और भी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।